quadrants in the xy plane, that is let w is equal to xy such that इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। अब वो कह रहा है कि इफ u इज इन w एंड c इज एनी स्केलर इज सी यू इन w। अच्छा, अब वो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर बिलफर्ज हमारे पास u इज इन w है, यानी u छोटा सेट है, ये बड़े वाला सेट है, बड़े वाले सेट के अंदर u इसका सबसेट है, तो क्योंकि u w में बिलोंग करता है, इसका मतलब u भी किस टाइप का होगा, इसी टाइप का होगा। वो हमारे पास होगा x1 y1 की फॉर्म में। ठीक है, और उसके अंदर भी सेम क्या प्रॉपर्टी होगी कि x1 y1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी ये वाली इसी के अंदर से हमने लिया है तो इसी वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। अब वो कहते हैं अगर हमने सी कोई भी स्केलर लिया है, हम उस सी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों जब आप इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ क्या रह जाएगा c(x1), यहाँ क्या रह जाएगा c(y1). ठीक है, तो अब जब आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हो, आपके पास बन जाएगा c²(x1)(y1). जब आपके पास अकेला x और अकेला y होता है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये कंडीशन लेकर आते हो। अब जब आपके पास c(x)(cy1) मतलब इस फॉर्म का है, तो आप जब इन इसको पहले वाले टर्म को और दूसरे वाले टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आएगा c²(x1)(y1). तो क्योंकि हमारे पास c ऐसा नंबर है जो कि ग्रेटर देन जीरो है, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और हमें पता है कि कोई भी स्केयर किसी भी चीज का हम करें वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो आपके पास यहाँ पर क्योंकि c का स्क्वायर भी ग्रेटर देन जीरो है, और इसी तरह आपके पास x1 y1 ऑलरेडी जीरो है, तो आप कहते हो इसका मतलब ये पूरी की पूरी टर्म भी हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। क्योंकि ग्रेटर देन जीरो होगी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सी यू डब्ल्यू में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये सी यू भी किस में एग्जिस्ट करेगा, इसी डब्ल्यू में। हाँ जी बच्चों, इस बात की समझ आई या अगली भी गई? हाँ जी बच्चों, इसी से रिलेटेड अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में वो कहता है आप लोग ये बताओ, फाइंड स्पेसिफिक u एंड v सच दैट u प्लस v इज नॉट इन w, दिस इज इनफ टू शो दैट w इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। अब हमें पता है वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज में हमने 10 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उनमें से एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि जब आप u प्लस v करते हो तो उसको वापस किस में आना चाहिए, w में। तो वो कहता है अगर u प्लस v आप करते हो, आप ऐसे स्पेसिफिक वेक्टर्स इसमें ढूंढ लो w में, जो कि जिन दोनों को आप ऐड करो तो वापस W में ना आए। तो वो कहते हैं अगर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसका मतलब वो भी वेक्टर स्पेस पूरी की पूरी नहीं होगी। तो बच्चों यहाँ पर हम अपनी मर्जी से कोई से दो वेक्टर्स लेने लगे हैं। अब हमें पता है हमने ऐसे वेक्टर्स लेने हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर ग्रेटर देन जीरो आता है। तो उसने कहा आपने स्पेसिफिकली खुद वेक्टर्स लेने हैं, तो बच्चों सीधी सी बात है, कब इसका आंसर जीरो के इक्वल, जीरो से बड़ा नहीं आएगा। यानी देखो ना, एक्स और वाई ग्रेटर देन जीरो होने का क्या मतलब है, पॉजिटिव आंसर्स। ठीक है, तो हम एक्स और वाई की जगह क्या पुट करें कि यहाँ पर जीरो की बजाय कोई नेगेटिव नंबर आ जाए। तो आपको पता है अगर हम एक्स या वाई की वैल्यूज में से किसी को नेगेटिव कर दें तो हमारे पास आंसर नेगेटिव आ जाएगा। यानी अगर मैं लेती हूँ लेट एक्स इज इक्वल टू -1, वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमने ले लिया u। v हम किस फॉर्म में ले लेते हैं, v हम ले लेते हैं 2 और -4। अब आपको पता है कि आप जब इस u और v को इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते हो तो किस तरह मल्टीप्लाई करते हो, आपने जब ऐड करना है इन दोनों को तो आप ऐड करने के बाद -1 और 2 ऐड होकर क्या देंगे आंसर, 1। और 2 -4 ऐड होकर क्या आंसर देंगे, -2। जब आपने u प्लस v किया, आपके पास इस फॉर्म का आंसर आ गया 1 और -2। तो क्योंकि आपके पास इस फॉर्म का आंसर आ गया है, तो अब हमें पता है जो भी आंसर आए उसको हम आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो उसे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर मैं 1 और -2 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर -2 आता है, जो कि ग्रेटर देन जीरो नहीं है बल्कि लेस देन जीरो है।
तो इसका मतलब ये हुआ हमने स्पेसिफिकली दो ऐसे वेक्टर्स ढूंढ लिए हैं जिन दोनों को हम ऐड करते हैं तो आंसर में हमारे पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती। क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती तो इसका मतलब W क्या है, वेक्टर स्पेस नहीं है, क्योंकि U प्लस V जो है वो इस W में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने उस दिन 10 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर वो सारी की सारी इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं तो आपके पास W क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। लेकिन यहाँ पर हमें एक दो दो हमें ऐसे नंबर्स मिल गए, दो ऐसे वेक्टर्स मिल गए जिनको ऐड करने से हमारे पास नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो हम कहते हैं वो वेक्टर स्पेस नहीं है। इसके बाद बच्चों थर्ड वाले क्वेश्चन में वो कह रहा है लेट एच बी द सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड एंड ऑन द यूनिट सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन, दैट इज लेट एच इज इक्वल टू एक्स वाई such that x square plus y square is less than equal to 1. Find a specific example, two vectors or a vector and a scalar to show that H is not a subspace. अब हमने सबस्पेस की प्रॉपर्टीज उस दिन पढ़ी थी कि दोनों को ऐड करो तो वापस आंसर इसी H में आए। और दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जब उसके साथ किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करो मतलब C, तो वो भी वापस आपके पास H की फॉर्म का ही आना चाहिए। तो यहाँ हम देख लेते हैं, उसने कहा है आपने खुद से कोई एग्जाम्पल सर्च करनी है। तो बच्चों अब एग्जाम्पल हम किसी भी टाइप की ले सकते हैं। और हमने कहा कि एग्जाम्पल इस टाइप की होनी चाहिए कि जब आप जो भी नंबर्स लो यहाँ पर, ठीक है, एक्स और वाई की जगह जो भी नंबर लो, अगर हमने ये प्रूव करवाना है कि ये सबस्पेस नहीं है तो मैं ये प्रूव करवाऊंगी कि मैं दो वेक्टर्स को या एक वेक्टर और एक स्केलर को इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास वापस आंसर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज लेस देन इक्वल टू 1 नहीं आता, बल्कि इससे कोई बड़ा नंबर आता है। ठीक है, तो अगर मैं ये प्रूव करवाना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर लेट कर लूंगी खुद से। अब आपने ये सोचना है कि ऐसे कौन से मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि जिसको मैं एक्स का स्क्वायर करूं फिर वाई का स्क्वायर करूं फिर ऐड करूं तो वो लेस देन 1 ही रहे। ठीक है, तो लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक वेक्टर कंसीडर कर लिया, मैं कहती हूँ क्योंकि मुझे 1 से छोटा कुछ नंबर चाहिए, तो मैं कहती हूँ लेट सपोज 1/2 और 1/2, मैं दो ऐसे एलिमेंट्स ले रही हूँ जो कि मेरे पास किस फॉर्म में आए कि आपके पास, आप उसे को लेट एज यानी स्मॉल एज कंसीडर करो। ठीक है, आपको स्मॉल एज इज इक्वल टू एक्स की जगह पर मैं ले रही हूँ 0.5, 0.5 यानी ऐसा नंबर हम लेना चाह रहे हैं जो कि 1 से छोटा हो। और यहां पर भी मैं वाई की जगह भी ले लेती हूँ 0.5। अब हमने करना क्या है, हमने देखना है क्या ये एज इस वेक्टर में से है, इस वाले में। अब हमें पता है 0.5 का स्क्वायर करें और 0.5 का स्क्वायर करें तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो 1 से छोटा होगा। लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 से, क्योंकि उसने कहा है ना आपने को स्केलर ढूंढना है, तो स्केलर आप अपनी मर्जी से 2, 3, 4 कोई भी स्केलर ले सकते हो। तो हमने एक बड़ा स्केलर इसलिए लिया है ताकि हमें श्योरिटी हो सके कि क्या बड़े नंबर्स के साथ भी यहाँ पर आंसर वही आएगा। जब आप इस 4 और एज को मल्टीप्लाई करते हो तो 4 को जब आप एज से मल्टीप्लाई करते हो तो 4.5, और दूसरा भी क्या आ जाएगा 4.5। अब इसके लिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है, हमने कहा जो भी आंसर आएगा उसको क्या करना चाहिए, उसको इस चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए कि एक्स स्क्वायर, ये आंसर आया हमारे पास, हमें इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 1। अब आपको पता है 4 का स्क्वायर लो 4.5 का स्क्वायर लो फिर दोनों को ऐड करो तो क्या वो लेस ही आएगा 1 से? नो, ये एक बड़ी वैल्यू आएगी। इसका मतलब हमने एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे दी है ऐसी जिससे हमें ये पता लगा कि जब हम सी कांस्टेंट की बात करते हैं तो उस कांस्टेंट और वेक्टर और स्केलर वेक्टर दोनों के लिए आपके पास क्या होता है, ये चीज वापस इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। मैं दोबारा से एग्जांपल रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुन लें। कैपिटल एच हमारे पास ऐसा है, आपके पास सेट है जिसके अंदर वो वाले वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके अंदर वाली जो वैल्यूज होती हैं उनका स्केयर लेकर हम ऐड करें तो वो लेस देन 1 के इक्वल आता है। हमने इसमें से एक वेक्टर उठा लिया अपनी मर्जी से छोटा सा, हमने कहा उस वेक्टर का नाम है एज। तो उस एज को आपने खुद से लेट कर लिया, आप कोई भी नंबर लेट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने नंबर जो डिसाइड किया है वो है 0.5 ताकि वो 1 से छोटा मिले हमें। ठीक है, ऐसा वेक्टर हमने ले लिया और वेक्टर के साथ उसने आपको कहा था एक स्केलर ले। तो जो स्केलर लिया मैंने वो स्केलर बड़े वाला लिया 4, हम स्केलर कुछ भी ले सकते हैं 5, 6, 7। जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ ये बन जाता है 4.5, ये भी बन जाता है 4.5।
जब आप इन दोनों का स्केयर लेते हो, इसका भी स्केयर लेते हो, इसका भी स्केयर लेते हो, दोनों को ऐड करते हो, तो आपको पता लगता है कि आपके पास आंसर लेस देन इक्वल टू 1 नहीं आता बल्कि ग्रेटर आ जाता है। इसका मतलब आपके पास ये जो एच है ये सबस्पेस नहीं बनाती, क्योंकि सबस्पेस बनाने के लिए जरूरी है कि जब आप एक स्केलर को मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर से किसी भी एलिमेंट को लेकर उससे मल्टीप्लाई करो सी को, तो आपके पास वापस आंसर इसी फॉर्म का आना चाहिए कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये जो आपके पास आया है ये अब सबस्पेस नहीं रही, क्योंकि जब हमने इसके साथ स्केलर को मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास आंसर में क्या आया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया था, लेस देन इक्वल टू 1 नहीं आया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद 4 वाले में ज्योमेट्रिक फिगर बनानी है, आपकी फिगर्स इन्वॉल्व नहीं है तो आप 4 वाला स्किप कर दो। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमिन इफ द गिवन सेट इज अ सबस्पेस पी ऑफ एन फॉर एन अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ एन जस्टिफाई योर आंसर। हाँ जी, अब वो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि आपको मैंने एक पी ऑफ टी दिया है, ठीक है, तो आपने ये बताना है कि क्या ये सेट सबस्पेस बनाता है या नहीं बनाता। तो बच्चों देखो यहाँ पर पी ऑफ टी पी ऑफ टी इज इक्वल टू ए टी स्केयर गिवन है। ठीक है, कल जो हमने थ्योरम्स पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि जब आपके पास ये ए टी स्केयर वाली फॉर्म हो, ठीक है, तो हमने देखना होता है कि क्या स्पैन करता है वो या नहीं करता। तो आपके पास थ्योरम नंबर 1 में आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब आपके पास यहाँ पर स्केयर वाली फॉर्म होगी किसी भी चीज की तो वो आपके पास सबस्पेस बनाएगी। ठीक है, और सबस्पेस की प्रॉपर्टीज के अंदर, हाँ जी गर्ल्स, के सबको आवाज नहीं आ रही? आ रही है। जी आ रही है। हाँ जी बच्चे, आप रीज्वाइन कर लो, आप मीटिंग लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लो। तो बच्चों यहाँ पर आपने फर्स्ट थ्योरम में यही बात पढ़ी थी कि जब आपके पास स्केयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो आप कहोगे कि जब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे तो आपको पता लगेगा कि सबस्पेस बना देता है। ठीक है, ये बाय थ्योरम नंबर 1 है। उसके बाद फिफ्थ सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, आपके पास है पी ऑफ टी इज इक्वल टू ए प्लस टी स्क्र। अब आपको पता है बच्चों यहाँ पर टी की जगह अगर मैं कुछ भी पुट कर लूं, हमारे पास सबस्पेस में यही होता है ना कि जीरो वेक्टर उसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं टी की जगह जीरो पुट करूँ आपके पास आंसर जीरो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ मैं अगर टी की जगह जीरो पुट कर भी दूं तब भी इसका आंसर क्या बच जाएगा, ए। हमें पता है कि जब हम इस तरह की पोलिनोमियल्स की फॉर्म देखते हैं तो उसमें हम नेगेटिव वैल्यूज को कंसीडर आउट नहीं करते। ठीक है, तो आप ये टी स्क्र की जगह अब माइनस ए पुट नहीं कर सकते, सिर्फ आप माइनस ए पुट करोगे तब भी आपका आंसर जीरो के इक्वल आएगा, अदरवाइज जीरो के इक्वल नहीं आएगा। तो क्योंकि आपको यहाँ पर पता है कि टी की वैल्यू जीरो पुट करने के बाद भी आपको पी ऑफ टी का आंसर जीरो नहीं मिलेगा, इसलिए आप कहोगे कि इसके अंदर क्योंकि जीरो वेक्टर नहीं है इस सेट में, इसलिए ओवरऑल ये पूरा सेट ही क्या है, सबस्पेस नहीं है। इसी तरह थर्ड वाले में देखो, ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट थ्री विद इंटीजर्स एज कोफिशिएंट्स। हाँ जी, वो कहता है इंटीजर्स उसके कोफिशिएंट्स है, यानी फर्स्ट करें 4। ठीक है, 4 के बाद आप इस तरह भी साथ लिख सकते हो क्योंकि उसने कहा इंटीजर्स लेने हैं ना। तो जब हम इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसने कहा मोस्ट ऑफ डिग्री 3, यानी आप यहाँ पर जो भी नंबर लेते हो फर्ज करो टी, उसकी हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। ठीक है, और उसके कांस्टेंट्स कोफिशिएंट्स जो है वो क्या है, 4। हमने पढ़ा जब स्केयर की बात होती है तब तो हम कहते हैं कि हाँ स्केयर वाले सारे नंबर सबस्पेस बनाते हैं, अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीपल हो रहा हो तो वो सबस्पेस बनाते हैं, अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा हो वो सबस्पेस नहीं बनाते। लेकिन जब आपके पास पावर क्यूब हो या आपके पास फिफ्थ पावर हो यानी ऑड पावर हो तो हम कहते हैं कि वो सारे के सारे पोलिनोमियल सबस्पेस नहीं बनाते। तो पोलिनोमियल बनने के लिए जरूरी है कि आप, सॉरी, सबस्पेस बनने के लिए जरूरी है कि आपके पास स्केलिंग वाली फॉर्म में या इवन पावर्स हो तो आप कहते हो सबस्पेस बनती है, और उसके अंदर जीरो वेक्टर्स हो तो आप कहते हो सबस्पेस बनती है। जब आपके पास नेगेटिव या आपके पास कोई ऐसे नंबर्स आ जाए जिनकी पावर 3, 5, 1 इस तरह की आ जाए तो वो आपके पास सबस्पेस नहीं बनाते। उसके बाद बच्चों 8 वाला देखो, ऑल पोलिनोमियल्स इन पी ऑफ एन सच दैट पी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। हाँ जी बच्चों, क्योंकि इसने खुद बता दिया पी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो सबस्पेस में हमें पता है कि क्या होता है, सबस्पेस के अंदर हम ये चीज जानते हैं। हाँ जी गर्ल्स, इसके बाद देखें आपके पास 8 वाला क्वेश्चन है, तो 8 वाले क्वेश्चन में वो आपको कह रहा है बताएं कि क्या पोलिनोमियल एग्जिस्ट
करता है, इसकी सबस्पेस बनती है कि नहीं। सबस्पेस के लिए हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी थी जब आप पी और क्यू को ऐड करते हो, यानी कोई से दो वेक्टर्स को जब आप ऐड करते हो तो आपके पास आंसर जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए। आपको यहाँ पर जो भी आंसर मिले वो इस चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी सी ऑफ पी, यानी आप किसी कांस्टेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तब भी इसका आंसर इसी को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बच्चों देखो, पहली प्रॉपर्टी है पी ऑफ क्यू। हमने दो वेक्टर्स उठाए, पहला कहा पी ऑफ जीरो, सॉरी पी प्लस क्यू ऑफ जीरो। ठीक है, तो आप दोनों पे अलग अलग सेटिस्फाई कर सकते हो, पी ऑफ जीरो प्लस क्यू ऑफ जीरो। अब हमें पता है पी ऑफ जीरो का क्या आंसर होगा, जीरो बाय दिस। ठीक है, और क्यू ऑफ जीरो का क्या आंसर होगा, क्यू ऑफ जीरो भी क्योंकि हमने इसी में से उठाया है तो उसका आंसर भी क्या होगा, जीरो। इसका मतलब इसका होल आंसर क्या आ गया, जीरो। तो इसका मतलब पी प्लस क्यू को जब आप सॉल्व करते हो उसका आंसर जीरो आता है, और यही इसकी प्रॉपर्टी है। अगर इन दोनों को ऐड करने से दोनों का आंसर कुछ मुख्तलिफ आता तो हम कहते हैं कि ये इसकी सबस्पेस नहीं बनाती, लेकिन क्योंकि इसी टाइप का आंसर आया तो हम कहते हैं ये इसकी सबस्पेस बनाती है। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमें देखनी होती है वो होती है सी एंड पी। ठीक है, यानी हम सी पी ऑफ जीरो करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, जीरो ही आना चाहिए। तो सी कांस्टेंट है, मैं उसे बाहर निकाल लेती हूँ, आप अंदर क्या रख लेते हो, पी ऑफ जीरो। तो पी ऑफ जीरो की क्या वैल्यू है, जीरो। तो जब इसके साथ सी ने मल्टीपल होना है इसका क्या आंसर आ जाना है, जीरो। तो क्योंकि ये इसी फॉर्म का बन रहा है इसका आंसर भी अगेन जीरो आया है। दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो है सबस्पेस बना रही है। ठीक है, उसके बाद बच्चों थर्ड वाला क्वेश्चन है आपके पास। इसके अंदर वो क्या कह रहा है, लेट एच बी द सेट ऑफ ऑल द वेक्टर्स ऑफ फॉर्म एस, 3s, 2s। ठीक है, फाइंड अ वेक्टर इन आर क्यूब सच दैट एच इज स्पैन ऑफ वी। तो बच्चों जब हमने स्पैन बनाना होता है तो जोन सा आपके पास वेक्टर गिवन होता है आप उसमें से एस को निकाल लेते हो। ठीक है, यानी अब देखो ये पूरा वेक्टर आपके पास गिवन है, इसमें से अगर आप एस को कॉमन निकाल लो बाकी क्या बचेगा। अगर आप एस को बाहर निकाल लेते हो आपके पास बाकी बच जाता है 1, 3 एंड 2। ठीक है, तो ये आपने कहा क्योंकि हम इसके अंदर से एक एस कॉमन निकाल सकते हैं तो इसलिए हमारे पास ये वो वेक्टर है जो कि क्या बना रहा है, स्पैन बना रहा है पूरी की पूरी एज को। ठीक है, यानी आपके क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर छुपा हुआ है। अगर वेक्टर में से हम एस या जो भी वेरिएबल हो उसको बाहर निकाल लें तो हम कह सकते हैं कि ये स्पैन बना रहा है। अगर इसके अंदर किसी एक के अंदर भी एस ना होता, जैसे यहाँ पर 31 होता, तो हम इसमें से एस कॉमन ना निकाल सकते। क्योंकि हम एस कॉमन ना निकाल सकते तो हमें वेक्टर भी ना मिलता, वेक्टर ना मिलता तो हम कहते वेक्टर स्पैन भी नहीं होता इस सेट का, यानी इस सेट का कोई भी स्पैन तब एग्जिस्ट ना करता। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसमें। और उसके बाद वो कह रहा है व्हाई डज दिस शो दैट एच इज सबस्पेस ऑफ आर क्यूब। हाँ जी, हमने एक थ्योरम पढ़ा था जिसके अंदर हम कह रहे थे जब स्पैन होता है किसी भी सेट का तो वह सबस्पेस बनाता है, अगर स्पैन नहीं होगा तो सबस्पेस भी नहीं बनेगी। तो क्योंकि यहाँ पर स्पैन एग्जिस्ट कर गया है, ठीक है, तो इसलिए सबस्पेस भी एग्जिस्ट करेगी। अब सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर आपको पता है यहाँ पर देखें यहाँ जीरो लिखा हुआ है, अब जिसके साथ कुछ भी नहीं होता जीरो है, जीरो के साथ मैं जीरो टी भी लिख दूं तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसमें से मैं क्या कॉमन लूंगी, इस पूरे वेक्टर्स में से मैं क्या चीज कॉमन लूंगी। यस, जो वेरिएबल है वो आपके पास क्या है, टी। तो बाकी में बचेगा 2, 0 एंड -1। तो क्योंकि यहाँ पर भी हमें एक वेक्टर मिल गया है, तो वेक्टर मिल गया है इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि वेक्टर इसका स्पैन बनाता है। और हमें पता है जब वेक्टर स्पैन बना लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि स्पैन हो गया तो सबस्पेस बन गई, स्पैन ना हुआ तो सबसे सबस्पेस नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये आपने इसके 10 तक क्वेश्चंस करने थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए 4.2 पर। 4.2 में आपके पास नल स्पेसेस, कॉलम स्पेसेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक लिखा हुआ है।
तो बच्चों यहाँ पर आपके पास नल स्पेस हमने पढ़ी, उस दिन कॉलम स्पेस भी पढ़ी, जैसे जिसका आंसर हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, जब जिसका आंसर 0 0 0 आ जाए वो नल स्पेस होती है। जिसको हम सॉल्व करें और उसका आंसर एक कॉलम वेक्टर की फॉर्म में आ जाए उसको हम कॉलम स्पेस कहते हैं। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हमने पढ़ा कि आप लीनियरिटी को देखते हो कि अगर लीनियरिटी एग्जिस्ट करती है तो आप कहते हो वो वेक्टर किसके इक्वल है, वो वेक्टर एक ट्रांसफॉर्म बनाता है, लीनियर ट्रांसफॉर्म जिसे आप कहते हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ जी बच्चों, नल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले इसकी हमने पढ़ा नल मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसको आप सॉल्व करते हो आंसर 0 आए। तो यहाँ देखो वो कह रहा है द नल स्पेस क्या होती है, वो तमाम वेक्टर्स जिनको आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर इस फॉर्म का आता है Ax = 0। यानी पहले हमने नल स्पेस वाले वेक्टर्स पढ़े थे या नल मैट्रिक्स पढ़े थे। तो वो कहता है जितने सारे नल मैट्रिसेस हैं आप उन सब का सोल्यूशन जो है वो इकट्ठा करके किसी एक सेट में लिख दो, तो उससे आप कहते हो नल ऑफ ए यानी नल स्पेस ऑफ ए। यानी आपके पास 3 4 वेक्टर्स आ गए, आप उन सबको सोल्यूशन फाइंड करते हो। जैसे आपने इसका सोल्यूशन फाइंड करना पड़ा था कि जो ऊपर एग्जांपल लिखी हुई है, आप इसे Ax = 0 के तहत सॉल्व करते थे। जो x की वैल्यूज आती हैं वो तमाम की तमाम वैल्यूज इसके अंदर हम पुट करते हैं और हम कहते हैं ये पूरा का पूरा सेट क्या बना रहा है, नल स्पेस। उसके बाद बच्चों ये देखो एक छोटी सी एग्जांपल लिखी हुई है, लेट ए बी मैट्रिक्स U = एक आपको उसने वेक्टर दे दिया है, डिटरमिन इफ यू बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ ए और नॉट। अब हमने अगर ये बताना है कि ये नल स्पेस से बिलोंग करती है या नहीं करती, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए को यू के साथ। ठीक है, ए मैट्रिक्स उसने यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला ही, ठीक है, 1 -5 -3 9 -2 एंड 1। तो अगर ये नल स्पेस में आता है तो इसका मतलब ए को जब मैं यू से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो बच्चों देखो आपने यहाँ पर करके भी उसने दिखाया हुआ है, जब ए को यू से मल्टीप्लाई किया आंसर क्या आया, 0। तो क्योंकि आंसर 0 आया है तो यू क्या है, नल स्पेस ऑफ ए में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक बार इस एग्जाम्पल को ध्यान से देख लें और इसकी डेफिनेशन को भी ध्यान से पढ़ लें, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी बच्चों, हमने इसे सेट की फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, हमने इसे सेट की फॉर्म में इसलिए नहीं लिखा। सेट की फॉर्म में लिखने का मतलब ये हुआ कि सारे के सारे जितने भी इस तरह के मेंबर्स हैं हमें सिर्फ एक मिला है और उसका सोल्यूशन हमें इस फॉर्म में मिल गया है। ठीक है, वो जो जितना भी सेट था उसका मतलब ये था कि इस पूरी दुनिया में R² की फॉर्म में जितने मेंबर्स ऐसे मिलते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आए, वो तमाम के तमाम उस सेट में लिखे जाएंगे। यहाँ हमें क्या मिला है, सिर्फ एक मेंबर मिला है उसमें से, इसलिए हमने इसको सेट की फॉर्म में नहीं लिखा। क्योंकि एक मेंबर था तो हमने बस चेक कर लिया कि क्या इसको हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है या नहीं आता। ये जो नल ऑफ ए है ये एक्चुअली वो सारा का सारा सेट है जिसके अंदर वो तमाम एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो 0 0 की फॉर्म बनाते हैं। तो हमने कहा ये जो यू है ये भी नल स्पेस ऑफ ए को बिलोंग करता है, यानी उस सेट को बिलोंग करता है। हाँ जी, हम सिर्फ इतना करेंगे, हम सिर्फ ये करेंगे, आपको दो मैट्रिक्स गिवन होंगे, एक ए एक यू। वो आपसे पूछेगा बताओ ये वाला वेक्टर जो है ये इसके अंदर बिलोंग करता है कि नहीं करता। आपने सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके अगर वो 0 आंसर दे देगा तो आप कहोगे ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर थ्योरम नंबर 2 लिखा हुआ है, उसने कहा नल स्पेस जो होती है ना वो सब स्पेस होती है। अब जैसे अभी हमने यहाँ पर एक पोलिनोमियल वाला क्वेश्चन किया था जिसके अंदर ऐसा आंसर था P(0) = 0, किया ना अभी हमने ये 4.1 में। तो क्योंकि P(0) 0 के इक्वल होता है तो वो यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि जो नल स्पेस होती है, नल स्पेस में सारे वही एलिमेंट्स होते हैं जिनका आंसर 0 आता है। तो वो कहता है वो हमेशा सब स्पेस बनाते हैं। ये अभी अभी हमने प्रूव भी किया था कि P+Q किया। नल स्पेस सब स्पेस के लिए हमारे पास दो ही प्रॉपर्टीज होती है ना, नंबर 1 P+Q इसको बिलोंग करे, और नंबर 2 क्या होता था, C और P आपके पास
जो इसका आंसर हो वो भी इसको बिलोंग करे। तो ये हमने अभी अभी इसको सबस्पेस प्रूव किया था पोलिनोमियल की फॉर्म में। अगर आपको वेक्टर्स की फॉर्म में कहा जाए तो वो भी आप प्रूव कर सकते हो। तो वो यहाँ पर डायरेक्ट कह रहा है कि जो भी आपके पास आंसर क्योंकि 0 0 की फॉर्म में आएगा तो वो आप इसको सबस्पेस प्रूव कर सकते हो। तो वो कहता है क्योंकि आप सबस्पेस प्रूव कर सकते हो इक्विवेलेंटली द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस टू अ सिस्टम AX इज इक्वल टू 0 of m homogeneous linear equations in n unknowns is a subspace of R। जो कहता है जब आप एक m क्रॉस n मैट्रिक्स A के लिए सबस्पेस प्रूव कर लेते हो तो वो कहता है जब आप पूरे के पूरे सेट की बात करते हो जो कि अभी हमने नल स्पेस वाला सेट किया, वो कहता है वो भी इसकी क्या होती है, सबस्पेस। वो कहता है एक मेंबर के लिए भी सबस्पेस हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है कि ये U इसके अंदर आता है तो इसका मतलब ये नल में एग्जिस्ट करता है। तो वो कहता है जो पूरा का पूरा नलिटी वाला सेट होता है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट 0 के इक्वल आते हैं, वो सारा सेट भी क्या होता है, वो भी सबस्पेस बनाता है। तो ये थ्योरम नंबर इसका 2 है। उसके बाद बच्चों ये देखो उसने एक थर्ड एग्जांपल दी है जिसके अंदर उसने डिस्क्रिप्शन की है फाइंड अ स्पैनिंग सेट ऑफ फॉर द नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स। उसने आपको ए एग्जांपल दी है। उसने कहा यहाँ पर आपने स्पैनिंग सेट बनाना है। तो स्पैनिंग सेट बनाने के लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले क्या करो, क्योंकि उसने आपको खुद बता दिया ये नल स्पेस है, इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या होगा, 0 0 0। तो वो जो सोल्यूशन है वो मैं बी की फॉर्म में लिखती हूँ 0 0 एंड 0। ठीक है। अब स्पैनिंग सेट का मतलब है हमें वैल्यूज निकालनी है जितने इसके अंदर वेरिएबल्स हैं उनकी x1 x2 x3 जितने भी हैं। तो अब हमें पता है कि पूरी की पूरी जितनी भी इक्वेशन है ये वाली जो जितना भी आपके पास सेट है हम इसको आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बी के साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा सेट लिखा और मैंने इस सेट के साथ एक और कॉलम ऐड कर दिया जिसको मैंने कहा 0 0 0 क्योंकि ये एक नल स्पेस है। ठीक है। अब हमेशा वाला काम हमने क्या करना है, इसको रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब आप रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे इसकी ये वाली लाइन 0 हो जाएगी, ये वाली रो। ठीक है। और ऊपर वाली दो रोज एग्जिस्ट करेंगी। अब इसके हिसाब से आप इक्वेशंस लिखना जानते हो, फर्स्ट चैप्टर से आपने पढ़ा। आपने इसकी ये वाली इक्वेशंस लिखी, लिखने के बाद आपने क्या किया, आपने इसको सॉल्व किया। और अगर आपको याद हो तो हमने जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर में जो पढ़ा था उसके अंदर हम देखते थे कुछ फ्री वेरिएबल्स होते थे और कुछ सिंपल वेरिएबल्स होते थे। तो यहाँ देखो x1 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, x3 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। हाँ जी, डायगोनल कौन सा रखा है बेटा, जब आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तब तो डायगोनल फिक्स होता है। लेकिन जब आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता तो आपकी अपनी चॉइस होती है, आप डायगोनल को जैसे मर्जी एग्जिस्ट कर सकते हो। ठीक है। अब इसने यहाँ पर डायगोनल इसको कंसीडर किया है। ठीक है। मतलब आपका बेसिक काम क्या है, आपने इसको तो 1 बना लिया ना, जब आप इसको 1 बनाओगे नीचे वालों को 0 करोगे ये भी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ये भी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो जब आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है, आप जिस मर्जी को डायगोनल कंसीडर कर सकते हो। ठीक है। तो इसने डायगोनल फर्स्ट और सेकंड वाले को कंसीडर किया था, बाकी सारी टर्म्स जो थी वो ऑलरेडी 0 हो गई। तो इसलिए इसने यहीं पर अपना क्वेश्चन एंड कर दिया और उसने यहाँ पर क्या कहा, उसने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। जब कन्वर्ट किया है अब उसके बाद यहाँ से हम x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, x3 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। बाकी जितने मेंबर्स हैं उनकी वैल्यू नहीं निकल सकती। तो हमने कहा था कि जिनकी वैल्यू नहीं निकल सकती वो क्या होते हैं, वो हमारे पास फ्री वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है। तो ये इसने फ्री वेरिएबल्स लिख दी है। अब उसके बाद स्पैनिंग सेट हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हमारे पास 5 सोल्यूशन सेट आए थे, 5 आपके पास वेरिएबल्स आए। इसमें से कुछ का आपके पास आंसर आ गया, कुछ का नहीं आया। आपको x1 की वैल्यू मिली थी, x3 की वैल्यू मिली थी, बाकी x2 x4 और x5 फ्री वेरिएबल्स थी। मैम लास्ट वाली रो को 0 क्यों बनाना होता है, पूरी रो को 0 नहीं बनाना होता। आपका काम सिर्फ ये होता है कि जिस तरह आपने रिड्यूस्ड एचएन फॉर्म के लिए फर्स्ट वाले को 1 बनाते हो ना, इसको 1 बनाया तो ये वाली चीजें ऑलरेडी जब आपने इस पूरी रो के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये ऑलरेडी खुद ब खुद ही 0 हो गई है। हमने डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना होता है। तो जब हमने यहाँ पर थोड़ा सा भी काम किया तो ये लास्ट रो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। आप इसको कन्वर्ट करके देखो रिड्यूस्ड